हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट्स इंसाइक्लोपीडिया। और आज हम बात करेंगे क्लास 6 की साइंस, सोशल साइंस के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे पूरी क्लास 6 की सोशल साइंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। और इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना टेलीग्राम लिंक के लिए। और हम आज कोशिश करेंगे कि पूरी साइंस ले चलें आपकी एक ही वीडियो में, वो भी फुल डिटेल के साथ और चैप्टर वाइज। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो अर्थ के बारे में जानेंगे, वो भी सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में। इसको थोड़ा जल्दी समराइज करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि क्लास 6 के तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे उसमें। जैसे कि एक ये है कि द सन, द मून and all other objects shining in the night sky are called celestial bodies। तो मतलब celestial bodies क्या होती हैं ये बताया गया। तो celestial bodies होती हैं जो कि चमकती हैं, साइंस करती हैं रात में। और some celestial bodies are big and hot। कुछ celestial bodies होती हैं वो बड़ी होती हैं और गर्म भी होती हैं। They are made up of gas। वो गैस की भी बनी होती हैं, उनकी खुद की हीट होती है और वो emit भी करती हैं लाइट। और सेलेस्टियल बॉडीज में एग्जाम्पल है जो कि स्टार्स है, और जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है। तो सन इज ए स्टार। और ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उन्हें कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। और जो आपने सुना होगा एक ऊषा मेजर और बिग बियर भी कहते हैं इसे, एक कॉन्स्टिलेशन है। एक जैसे ये बन रहा है, ए है, एक 3 लाइन वाला है, ये कॉन्स्टिलेशंस होते हैं। नॉर्थ स्टार है, पॉइंटर्स स्टार के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं कि नॉर्थ स्टार कहाँ है। और यहाँ पे आप सप्तऋषि, 7 पॉइंटों का एक समूह है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। ये 3 और 3 6 और 2 7, इसी को कहते हैं सप्तऋषि। और पोलर स्टार है, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये एक ही दिशा में रहता है पोलर स्टार, कोई भी समय हो। और the word planet comes from the Greek word planetaia which means wonders। मतलब जो planet शब्द है वो कहाँ से आया है? planetaia से, जो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है घूमने वाला, क्योंकि planets भी घूमते हैं सन की चारों तरफ। सोलर सिस्टम की एक इमेज है जो कि ये याद ही होगी आप लोगों को कि सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जैसे बचपन में याद करते थे। और इसके बारे में थोड़ी ये डिटेल्स हैं जो ये आपको पता होनी चाहिए कि मरकरी में 88 डेज होती है ईयर में, और वीनस में वहीं 255 डेज होती है ऑर्बिट करने में। और ये अपनी एक्सिस पे स्पाइन करने में ये 59 डेज लेता है, ये 243 डेज लेता है। जैसे कि अर्थ की बात करेंगे, ये 1 डे में अपनी ओन एक्सिस पे स्पाइन हो जाता है, और जो ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट करने में इसको 365 डेज लगते हैं। तो ऐसे ये सारे 7 प्लैनेट्स का लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा PDF से। और जैसे सबकी बात की गई है, जैसे सन, प्लैनेट, और फिर यहाँ पर 7 प्लैनेट्स हैं वो भी सन से इनकी डिस्टेंस बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जियो का मतलब ये क्या होता है? मतलब जी मीनिंग अर्थ होता है जी का, एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, और जो लिखा जाए वो ग्राफिया होती है। अब सी से वर्ड बने हैं जैसे जियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। जियोमेट्री, मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोइड रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये एक बहुत ही फेमस टर्म है जियोइड है जो अर्थ का शेप है। वो अपन लोग जनरली मानते हैं कि एक ओवल शेप है, लेकिन नहीं, उसका जो रियल शेप है, रियलिटी में जो साइंटिफिक वर्ड है वो है उसके लिए जियोइड। मतलब अर्थ का शेप है वो जियोइड है। और यहाँ पे एक वीनस प्लैनेट है, जो मरकरी के बाद जो प्लैनेट है वो है वीनस, second planet from the sun, is considered as earth twins because its size and shape are very much similar to that of earth। इसको earth twins कहते हैं क्योंकि इसकी शेप, साइज है वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करती है। और अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका 2/3
पार सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है और इसलिए वो ब्लू ही दिखता है। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो चांद पे कब पहुँचे थे? 21 जुलाई 1969 में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कोई यहाँ पे इंडिया से भी मून पे अभी तक गया है या नहीं। तो मून कितनी दूर है अर्थ से? वो है 3,84,400 किलोमीटर्स अवे। ये है जैसे रॉकेट लॉन्चिंग की प्रोसेस, आप यहीं पे देख लीजिए। ये है रॉकेट, ये जाएगा, फिर इसका जो लोअर पार्ट है वो अर्थ पे वापस आ जाएगा, जल के राख हो जाएगा, और फिर जो और उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं ऊपर से कवर्स, वो भी खुल जाएंगे। फिर इससे एक सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का यूज कैसे करते हैं ये दिखाया गया है। और यहाँ पर थोड़ा और सैटेलाइट के बारे में है। अ सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। तो सैटेलाइट क्या होती है? मतलब सैटेलाइट से घूमती ही नहीं है, ये उसी क्रम में घूमती है जिस क्रम में प्लैनेट सन की ऑर्बिट में घूमते हैं। और जो ह्यूमन मैन मेड सैटेलाइट होती है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल बॉडी। और इसको रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है ऑर्बिट में। और जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनके एग्जांपल हैं, एक इनसैट्स है, IRS है, एडुसैट्स है। ये एडुसैट्स एजुकेशन पे बेस है, मतलब एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इनसैट का डायरेक्शन वगैरह और मैपिंग के लिए यूज किया गया है। तो ऐसे ही है ये सैटेलाइट्स। अब एस्टेरॉयड्स की बात करते हैं। हाँ, एस्टेरॉयड्स भी आएंगे। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स वो चीज़ होती है जो मतलब एक पार्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो कि स्टार्स के हो सकते हैं, मतलब रॉक्स के टुकड़े हो सकते हैं जो कहीं भी स्पेस में तैरते हुए नजर आएंगे अपन लोगों को। और एस्टेरॉयड्स जो मेनली फाउंड होते हैं वो ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में तो एक एस्टेरॉयड्स बेल्ट है सीधा। और जो मेटेरॉयड्स होते हैं, मेटेरॉयड्स थोड़े डिफरेंस होते हैं। एस्टेरॉयड्स फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि ऑर्बिट करते हैं, लेकिन जो मेटेरॉयड्स होते हैं वो शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार जैसे ये जल जाते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स यहाँ पे गैलेक्सी में अपन को देखने को मिलेंगे। क्लाउड्स ऑफ डस्ट मिलेगी और गैसेस की क्लाउड्स मिल जाएंगे हमें। और मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी डेट मेक द यूनिवर्स। और मिलियंस ऑफ ऐसी गैलेक्सीज जो कि एक यूनिवर्स को तैयार करती हैं, बनाती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है, हमारा पहला चैप्टर होता है ख़त्म। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चलिए अभी बिना देरी किए हुए चलते हैं दूसरे चैप्टर्स पे। जो दूसरा चैप्टर वो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें बेसिकली आपको ग्लोब पढ़ना सिखाया जाएगा, जिसमें लैटिट्यूड्स क्या होती है और लॉन्गिट्यूड क्या होती है। तो ये है इक्वेट, यहीं पे दिखाएंगे ये क्लियर। हाँ चलो, ये थोड़ी बहुत हो रही है। जैसे कि ये है इक्वेटर लाइन और ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। और लैटिट्यूड्स ये हैं, लैटिट्यूड ऐसे में और लॉन्गिट्यूड ऐसे में। तो इनको आप समझ लीजिएगा। और अब अभी हम आगे इसको और क्लियर करते हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। मतलब ग्लोब एक होती है ऐसे सर्कल है, फिर इसको ऐसे 23.5 डिग्री टिल्ट करके एक निडल लगा दी जाती है। फिर इसको हम घुमा सकते हैं अपनी ओन एक्सिस पे, जैसे कि अर्थ मूव करती है। तो दी नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो अर्थ है जैसे इसको डिवाइड कर दो। ये अपन लोगों को पता ही है कि जब अपन कंपास बनाते हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल और लैटिट्यूड्स। जो सर्कल्स होते हैं जो कि इक्वेटर और पोल्स पे होते हैं, इक्वेटर से पोल्स तक के लिए ये छोटे छोटे ये सर्कल्स
जो पैरेलल होते हैं इनको कहते हैं मतलब लैटिट्यूड्स। ये हैं लैटिट्यूड, ये पूरे सर्कल हैं जो पीछे हैं वो दिख नहीं रहे हैं आपको अर्थ पे। तो आपको कुछ लाइन से याद होनी चाहिए, जैसे कि इसी से देख ले रहे हैं हम। सबसे पहले एक इक्वेटर लाइन जो मिडल ऑफ अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उसको बोलेंगे इक्वेटर लाइन। फिर इसके बाद आएगी ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये 23.5 डिग्री पे होंगी, कैप्रिकॉन और कैंसर। कैंसर ऊपर, कैप्रिकॉन नीचे, इसका ध्यान रखना आप लोग थोड़ा। फिर यहाँ पे बनेगी जो ये जोन, इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे वाली को सदर्न हेमिस्फीयर तो साउथ टेम्परेट जोन। फिर इस साइड जो सर्कल बनेगा वो होगा आर्कटिक सर्कल और नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत जगह बची है उसको बोलेंगे फ्रिज जोन। ये दोनों फ्रिज जोन्स हैं। ये यहाँ पे मैंने कलर किया है, इसको आप लोग देख लेना। तो हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब हीट जोन कैसे होती है, तो जैसे ये डायरेक्टली लाइट जब फॉल करेगी तो ज़्यादा हीट होगी, और जब ये स्लैंटली फॉल करेगी लाइट स्लैंट सरफेस पे तो हीट कम होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और इसलिए हीट होने में इसको टाइम लगेगा। तो इसी हिसाब से देखते हैं कि मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑफ ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्ड मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरेड जोन। तो इसको बोल रहे हैं अपन लोग टोरेड जोन, जहाँ पर सन साल में एक बार ओवरहेड हो, मिड डे सन। Midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn, और उन्हें कहते हैं हम लोग टेम्परेट जोन्स। यहाँ पे आप फिर से चलिए समझाते हैं। जो सन है, सन ऐसे निकलता है अपना, सन इस साइड से होते हुए इस साइड तक, मतलब ऊपर नीचे ऐसे फ्लिक करता है, जैसे यहाँ तक जाएगी। सन की जो डायरेक्ट रेज है वो मैक्सिमम नीचे साउथ में, और नॉर्थ में यहाँ तक, और इस साइड यहाँ तक। बस इतना ही गैप में डायरेक्ट सनलाइट होती है, और बाकी फिर इतने में डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है। और इसकी जो बियॉन्ड जगह है यहाँ पे तो कभी भी सनलाइट जाती ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं फ्रिज जोन। ये है एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। मतलब जो नॉर्थ टाइप वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर, वो क्यों होते हैं वेरी कोल्ड, क्योंकि देयर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइडिंग लेस हीट एंड देयरफॉर आर कॉल्ड फ्रिज जोन वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे स्लैंटेड हीट ही पहुँचती है, वो भी यहीं पर अपन लोग बोलते हैं कि 6 मंथ के लिए डे होता है और 6 मंथ के लिए नाइट होती है इन्हीं एरियाज में। अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इस साइड ऐसे, ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये वाली। तो द नॉर्थ पोल और टू द साउथ पोल द लाइंस ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। एक इसमें होती है प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन कौन सी होगी, जो 0 डिग्री की मान लेंगे अपन लोग एक प्राइम मेरिडियन। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। वो इक्वल लेंथ की नहीं थी, लेकिन ये सारी इक्वल लेंथ की होंगी। दिस इज वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन हैंड्स, इसलिए हमने डिसाइड किया कि काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, और इसकी जो गिनती है वो करेंगे अपन लोग कहाँ से, जहाँ ग्रीनविच मेरिडियन पास करती है वहाँ से। वेयर दी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट है, और इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन आर एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये है प्राइम मेरिडियन, और इसी के अपोजिट में होगी वो 180 डिग्री मेरिडियन है, वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसे भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये है ग्रीनविच
टाइम की वो लाइंस जहाँ से डिसाइड होता है कि टाइम क्या होगा। ये है ग्रीनविच, ये वाली, ये ग्रीनविच लाइन, और ये है टाइम जोन्स जो हर एक कंट्री ने अपने हिसाब से देख ली हैं कि किसको कौन सी जोन करनी है। जैसे अपने यहाँ पर सिर्फ एक ही जोन है जो यहाँ इलाहाबाद से होकर निकलती है अपने उत्तर प्रदेश के, और ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है पूरी इंडिया में, इसी को फॉलो किया जाता है। As the Earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those of the west will be behind it. तो अब जो अर्थ है वो रोटेट कर दी है, आपको पता है, और वो भी कहाँ से कहाँ कर दी, ये है वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होगा। अब मान लीजिए ये है वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन, और ये है ग्रीनविच टाइम लाइन। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अब यहाँ पे आप हैं, तो इसका टाइम क्या होगा, यहाँ पे तो फिक्स टाइम हो गया ये। अब इन वालों को टाइम क्या रहेगा, इन वालों का टाइम हो जाएगा अहेड, आगे हो जाएगा इसका ईस्ट वाले का, क्योंकि इसी साइड रोटेशन हो रहा है और ये और आगे है तो ये आगे हो जाएगा, और ए वाला और पीछे होता जाएगा, तो ए वाला टाइम पीछे मानेंगे, ए वाला पीछे है, ए वाला टाइम आगे है ग्रीनविच टाइम के रिस्पेक्ट में। दी अर्थ रोटेट्स, अब अर्थ कितना रोटेट करती है इसकी कैलकुलेशन ही है कि 360 डिग्री उसको घूमना है, वो भी 24 आवर्स में, विच मीन्स 15 डिग्री 1 घंटे में, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, मतलब 15 डिग्री करे वो 1 घंटे में पहले, और 15 चौको 60, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में। तो 12 बजे नून एट ग्रीनविच, अब मान लो 12 बज गए, तो द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट्स, मतलब कि जो 15 डिग्री ईस्ट टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 1 घंटे अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ये 1 घंटे, मतलब यहाँ अगर 12 बजे हैं तो इस साइड 1 बज जाएगा, इस साइड 11, वो भी 15 डिग्री के डिफरेंस में ये होगा। और जे लिखा है नीचे के यहाँ पे 12 नून 11 होगा। सिमिलरली 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट एज व्हेन इट इज नून एट ग्रीनविच, और 180 पे तो वहाँ पे ये डे में चल रहा था वो मिडनाइट पे पहुँच जाएगा सीधा। ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की, और ये 97 ईस्ट है, ये 68 ईस्ट है, और हमने इसका रेशियो लिया है दोनों का टाइम कि पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में इसका रेशियो 82.5 डिग्री ईस्ट में। अब इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट इन 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो हम लोग कितने आगे 5 घंटे 30 मिनट आगे चलते हैं। तो जब 7:30 बजे होंगे 7:30 PM इन इंडिया, व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन, तो लंदन में 2 बजे होंगे दोपहर के। और इसी के हिसाब से एक्सरसाइज आप लोग अब कर लीजिएगा, सारी आ जाएगी, सिंपल ही है। और हम आगे बढ़ेंगे अब तीसरे चैप्टर्स पे। जो तीसरा चैप्टर है वो है मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशन के बारे में, मतलब अर्थ कैसे मोशन करती है, रोटेट करती है, रेवोल्यूशन करती है, इसी सब की हम बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे कि रोटेशन होता ही क्या है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन है वो अर्थ का मूवमेंट है अपनी अक्षांश पे, अपनी ही एक्सिस पे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जो अराउंड द सन होगा उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। The axis of the Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 with its orbital plane. जो एक्सिस है अर्थ की वो एक इमेजिनरी लाइन है पहले तो, और वो एक 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन में। और द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो डे और नाइट को डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हम इन दो डायग्राम्स में इसको देखते हैं। ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि इस साइड से सन की रेज आ रही हैं तो इस साइड ये दिन होगा
और इस साइड रात होगी, ये 12 आवर्स के लिए। तो और हम इसमें इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन, तो एक्सिस के अंदर कितना इंक्लिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये 23.5 इतना तो झुकाव है, मतलब ऐसी सीधी होनी चाहिए लेकिन अर्थ टिल्ट है। और ये है जो 66.5 डिग्री की बात कर रहे थे, अब इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो बनेगा 66.5 डिग्री का। अच्छा, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि देखिए, जब ऐसी स्थिति होगी तो इस साइड नॉर्थ पोल पे ज़्यादा सन आएगा, और इसी के अपोजिट जब सन इस साइड हो जाएगा तो इस साइड ज़्यादा धूप आने लगेगी साउथ पोल तरफ। इसका आगे काम आएगा जो भी बताया है। डू यू नो द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotates on its axis। तो ये सबसे पहले किसने कहा था कि अर्थ राउंड है और वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन करती है, रोटेट करती है। तो ये आर्यभट्ट ने बताया था, जो कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर है। ये वाला डायग्राम के लिए हम कह रहे थे वो पढ़ना जरूरी है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन, कि सीजन चेंज क्यों होते हैं अर्थ में। ये है सन तो एक जगह स्टेबल है, बट अर्थ उसके अराउंड रोटेट करती है, और जो रोटेशन है उसका वो है कैसा, रिवोल्यूशन है वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल मतलब ऐसी ऑर्बिट, ऐसी ना कि होल सर्कल में नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जब ये सन से दूर होगी 2 कंडीशंस में, और सन के बहुत पास होगी 2 कंडीशन में। अब जब दूर होगी और पास होगी तब क्या होगा, जब मान लीजिए दोनों तरफ दूर है, एक तरफ दूर होगी तो एक बार विंटर होनी चाहिए, एक बार समर होनी चाहिए, और जब पास पास है तो मौसम एक सा होनी चाहिए, इक्वल, ना ज़्यादा धूप ना गर्मी ना सर्दी। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। समर कब होगा, सदर्न में, और तभी विंटर होगी नॉर्दर्न में, और इसी को बोलते हैं विंटर सोलेस्टिक। ये 22 दिसंबर को होगी। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए आप, ये जब हमने बात की थी यहाँ पे एल्यूमिनेशन की, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, तो इसी को एक्सटेंड किया गया है, इसी का यूज किया है यहाँ पे एल्यूमिनेशन का। तो यहाँ पर नॉर्थ ज़्यादा सन के उसमें नहीं है, सन के प्रभाव कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि साउथ हेमिस्फीयर ज़्यादा कांटेक्ट में है इस साइड का ये एरिया। तो इसलिए यहाँ पर साउथ में है जो समर है, क्योंकि सन का डायरेक्ट यहाँ पर रेज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कम आ रही हैं, तो यहाँ पर विंटर है। और फिर ये है इक्विनॉक्स पॉइंट, कहते हैं इसको इक्विनॉक्स। ये 21 मार्च को है ऑटम के टाइम, और ऑटम ही इस साइड होगा, वो भी 23 सितंबर को स्प्रिंग। तो मतलब इस साइड ऑटम, इस साइड स्प्रिंग, और इसी का अपोजिट मतलब ऑटम दोनों तरफ, और इसके बाहरी तरफ स्प्रिंग और इसके बाहरी तरफ स्प्रिंग। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे समर सोलेस्टिक 21 जून, समर इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज नदर्न हेमिस्फीयर पे है, इनडायरेक्ट सदर्न पे है, तो यहाँ पर विंटर होगी सदर्न हेमिस्फीयर पे। मैं ये जो पढ़ा था अभी उसी का रिकैप है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन दीज प्लेसेस occur on 21 जून, और नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेस्टिक। जब यहाँ पे नाइट्स बड़ी हों और दिन छोटे हों तो समर सोलेस्टिक। और इसी का अपोजिट अब 22 दिसंबर को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टू वाइड रेट। The position of the earth is called the winter solstice, और इसी को कहेंगे विंटर सोलेस्टिक। अब यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दिस समर सीजन। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस मनाया जाता है, जबकि होल ऑफ वर्ल्ड में ये विंटर में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर पर फॉल करेंगे। अब at this position neither the poles is tilted toward the sun or the whole earth experience equal days and equal night। this is called equinox, और इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। समर
ऑटम और स्प्रिंग के सीजन की बात है। और इसी में फिर 23 दिसंबर को क्या होगा, इट इज एन ऑटम सीजन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन दी सदर्न, इसी का उल्टा हो गया, दी अपोजिट इन केस ऑफ 21 मार्च, मतलब कि 21 मार्च और 23 दिसंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, यही बात की है। और ये तीसरा चैप्टर भी अपना ख़त्म होता है। अब हम आते हैं चौथे चैप्टर पर। जो चौथा चैप्टर वो है मैप्स के बारे में। तो मैप्स के बारे में क्या है, मैप्स तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इंडिया का मैप आपको तो अच्छे से आना चाहिए, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और इसी के बारे में बात करेंगे, जैसे मैप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले फिजिकल मैप होता है, फिर पॉलिटिकल मैप, फिर थैमेटिकल मैप। तो फिजिकल मैप होता है वो फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करता है, जैसे रिवर, अर्थ, ओशियन, माउंटेन्स, ये हैं प्लेट्यूज, इनके बारे में। और जो पॉलिटिकल मैप है वो बाउंड्रीज डिसाइड करता है, कहाँ से कौन सी कंट्री की बाउंड्री, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये बाउंड्रीज। और थैमेटिक मैप्स होते हैं वो बताते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि रोड हो गया, रोड के लिए बना लिया हमने थैमेटिक मैप, रेनफॉल के लिए बना लिया। और जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल से हमें लोकलाइज करनी, तो हॉस्पिटल्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो स्पेसिफिक मैप यूज करते हैं, मतलब बनाते हैं, उन्हें कहते हैं थैमेटिक मैप्स। वो जो डिस्टेंस है वो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल हो सकती है। मतलब कि मान लीजिए आप एक स्केल डिसाइड कर लें कि 1 km = 1 cm, मतलब कि मैप पे जो 1 cm जितनी डिस्टेंस होगी उतने रियल लाइफ में अपन को 1 किलोमीटर होगी। इसी हिसाब से और बड़ी डिस्टेंस कर लो, जैसे 500 किलोमीटर कर लेंगे तो ये स्मॉल स्केल मैप हो गया, और 500 मीटर पे आ गए तो ये लार्ज स्केल मैप हो गया। ये है जैसे कि इसी को ये मैप बताया है, मतलब एक एक्टिविटी थी उसके अंदर इस मैप को बनाया गया है, तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। और इसमें कंपास और कार्डिनल डायरेक्शंस का भी यूज होता है। और इसमें कंपोनेंट्स भी होते हैं मैप में, जैसे कि रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन, और इसकी जो ब्रॉड गेज, मीटर गेज रेलवे स्टेशन होते हैं, ये सब। जैसे कि रोड्स हैं जो मेटल्ड हैं, अनमेटल्ड हैं, बाउंड्रीज हैं, ये इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बेल, रिवर है, ये रिवर, बेल, टैंक है, कैनाल है, ब्रिज है, टेम्पल, चर्च, ये मॉस्क है, ये छतरी है। और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखी होती हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। और ये सेटलमेंट एरिया है, एक ग्रेवयार्ड है कहीं का, ये ट्रीज हैं, ग्रास है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मैप्स में दी होती हैं। कहीं पर सी लिखा हो तो उसका मतलब होता है ये कैपिटल है वहाँ की। और कैपिटल और स्टेट्स और स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए अलग अलग डॉट्स का यूज कर सकते हैं मैप में। ये तो लिखा होता है मैप की वेबसाइट में कि किसके लिए किस चीज़ का यूज हो रहा है। अब हम बात करेंगे स्केच के बारे में कि स्केच क्या होता है। स्केच ड्राइंग होती है जो कि बेस होती है अपनी मेमोरी पे। मतलब कि आप कहीं भी घूमने गए, आपने उसका स्केच बना लिया, तो वो मैप नहीं कहलाएगा, वो एक इमेजिन है, अपन थॉट्स की इमेजिनेशन है। वहाँ पे डिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको बोलते हैं स्केच। अब बात करेंगे प्लेन। प्लेन क्या है, ये ड्राइंग है, ये स्मॉल एरिया की है। स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल पर ड्राइंग को प्लेन बोलते हैं। और प्लेन का क्या है, जैसे कि एक रूम ही है, उसको अपने ड्रॉ कर लिया, एक रूम में लेंथ वगैरह रूम की जो ड्रॉ की, उसको अपन लोग प्लेन से बोलते हैं, प्लेन। और यहीं पे मैप्स वाला चैप्टर भी खत्म होता है। ये छोटा ही चैप्टर था और आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। अब नया चैप्टर यूज शुरू करते हैं, 5वां, जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो मेजर डोमेन्स हैं वो क्या है, मतलब कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। मेन चीज़ यही है 3, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है उसको बोलेंगे अपन लोग लिथोस्फीयर, जो गैसियस है उसको एटमॉस्फेयर, और जो वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर। और एक और अब इस पे आएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बायोस्फीयर क्या है, वो नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए आप, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ये है अपना लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर।
और ये जो पोर्शन है जहाँ पे तीनों टच कर रहे हैं, इस पोर्शन को बोलेंगे अपन लोग, क्या बोलेंगे इसको, बायोस्फीयर। ये है अपना बायोस्फीयर। अब आपको एक और बात बता दें, ये वर्ड ओरिजिन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लिथोस है, लिथोस इसका मतलब होता है स्टोन, और एटमोस का मीन्स होता है वेपर, ग्रीक में है। ये हुडोर मीन्स होता है वाटर, और बायोस मीन्स होता है लाइफ। तो इसलिए जैसे लिथो स्टोन, स्टोन के लिए हमें यूज करना है लिथोस्फीयर, जहाँ पे पत्थर मिले, चट्टान मिले। फिर यहाँ पे एटमोस मीन्स वेपर, तो एटमॉस्फेयर जहाँ पे पानी मिले, वेपर मिले मतलब गैस मिले, पानी थोड़ी। और हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, तो बायोस्फीयर। तो ये कुछ खास नहीं है, आपको पहले से ये सब पता है, आप तो एक नज़र देख लीजिएगा इन सबको। अब हम बात कर रहे हैं माउंटेन पीक्स के बारे में। हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल। और जो डेप्थ है यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गहरी वो है मैरियाना ट्रेंच, 11,022 मीटर्स डीप। और यहाँ पे डू यू नो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो है एडमंड हिलेरी के बारे में। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, एंड तेंजिंग नॉर्वे सेप्रा जो इंडिया के थे, वर द फर्स्ट मैन, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई की थी सबसे पहले। वो भी कब की थी, 29 में 1953 में, 29 में 1953 में। और जुनको तबाई जापान, जुनको तबाई प्रोनाउंसिएशन जो भी हो जापानी में, वो जापान की थी, पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता था। वो भी कब, 16 मई को 1975 में। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है वो चढ़ी थी बचिंद्री पाल 1984 में, 1984 23 मई पे। अब आपको एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बहुत ही स्पेशल तरीके से, फूदोरजी। तो ये फूदोरजी हमने क्यों लिखा है, ये नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर, मतलब कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना किसी मदद के चढ़े थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑब्वियसली 7 कॉन्टिनेंट्स ही हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, इंडिया में सॉरी। इंडिया खुद एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, फिर बात करेंगे यूरोप, फिर आएगा अपना अफ्रीका, फिर नदर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, और लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है। और इसी को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका को मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भी कह देते हैं। तो आप इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस इमेज में है बाकी। और क्या है कि ये स्टेट, जैसे कि अपन लोग पढ़ते हैं पाल्क स्टेट जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। तो स्टेट क्या होती है, नैरो पासेज ऑफ वाटर है कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियन। ये एक पैसेज लाइन है जो कि कनेक्ट करती है 2 बड़ी ओशियंस, 2 वाटर बॉडीज को। और आपको यहाँ पे लिखा होगा इस्थमूस, इस्थमूस। तो ये क्या है, ये नैरो स्ट्रिप है ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मास। अब इसी हिसाब से वाटर को जो जोड़ेगा वो पाल्क स्टेट, मतलब स्टेट, जो पाल्क स्टेट है वो श्रीलंका की स्टेट कहते हैं। और जो लैंड जोड़े, लैंड को जोड़े एक पतली, वो है इस्थुमस। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर में है वो है 97.2% ओशियन वाटर। और फिर जो बचा है अपने पास पानी, उसमें से क्या है 2.8% जो है बचा। उस बचे हुए पानी में 0.03% है फ्रेश वाटर, और जो 2.77% है वो क्या है, स्टोर्ड इन आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर। वो ग्राउंड वाटर है या फिर आइस में है, जैसे कि ग्लेशियर्स के रूप में है। तो हमें पीने के लिए इससे पानी कितना है, 0.03% ही अर्थ पे।
और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, वो है कंपेरिजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन रिस्पेक्ट टू इट्स एरियाज। और इनको एक बॉक्स में बनाया गया है, मतलब आप बॉक्स काउंट कर लीजिए और इससे पता चल जाएगा कि कितने बॉक्स किस में है, इस हिसाब से किस कॉन्टिनेंट का एरिया कितना बड़ा है। अब हम बात करेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियंस हैं 5 वर्ल्ड वाइड जो फेमस हैं, और ओशियन से 5 ही हैं, छठा कोई बना भी नहीं है। तो 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स। अच्छा, जो मूवमेंट्स है वो किस फॉर्म में होता है? वेव्स में, टाइड्स में और ओशियन करेंट्स में। 3 प्रकार से मूवमेंट होता है। तो 5 मेजर ओशियंस हैं, वो हैं पैसिफिक ओशियन पहले, जो सबसे बड़े ओशियन है। यहाँ पे मैरिना ट्रेंच भी इसी में आती है। फिर उसके बाद एटलांटिक ओशियन है, वो एस शेप में है अटलांटिक ओशियन, इसलिए फेमस है। फिर एक इंडियन ओशियन तीसरे नंबर पे, और इंडियन ओशियन ही पहली ओशियन है जिसका नाम किसी एक कंट्री के ऊपर है। फिर साउदर्न ओशियन, और उसके बाद एंटार्कटिक ओशियन। 5 ओशियंस हो गए। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में जो होती हैं वो हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, कुछ दूरी पर फिर बदलेगी। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको है ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे वाली को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और जो लास्ट है उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। उसके बाद से सीधा यूनिवर्स है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। इतना हो गया बायोस्फीयर द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ये तो आपको पहले से पता है कि लैंड, वाटर, एयर का जो कॉन्टैक्ट है उससे बनेगा बायोस्फीयर, तीनों के मिश्रण से। और यहाँ पर फिर बाकी कुछ है नहीं। बायोस्फीयर के कंजर्वेशन के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ लेना। कंजर्वेशन के बारे में सुनामी वगैरह कैसे आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, पॉल्यूट एयर हो रही है, और इसी से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, और इसलिए आप इसे खुद से पढ़ लेना। और यहाँ पे ये 5वां चैप्टर भी हमारा होता है समाप्त, और हम बढ़ते हैं 6वें चैप्टर की तरफ। तो 6वां जो चैप्टर है वो है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पे जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में। मेजर जो कितने प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट्स की बात करते हैं। हिल इन द लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो जो सबसे पहले बात करी है ना कि भूमि क्या है, भूमि वो जमीन है जो कि अर्थ के सरफेस से ऊपर उठ गई है, और जनरली अ स्टेप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 meters इज टाइम्ड एज द माउंटेन, और नेम्स द माउंटेन विद ए हाइट ऑफ मोर देन 8000 meters। तो यहाँ पे हिल और माउंटेन्स में डिफरेंस क्या होता है? हिल है वो ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए, अब उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक कम भी है बढ़ भी है तो उसको आप हिल कह सकते हैं। बट आपको अगर उसे माउंटेन बोलना है तो इसके लिए उसकी हाइट मिनिमम 600 मीटर्स होनी चाहिए। लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस। जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी 2 प्रोसेस होती हैं, इंटरनेशनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल प्रोसेस के बारे में। तो ये प्रोसेस क्या है? अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। कहीं भी भूमि का उठना और डूबना, ये है इंटरनल प्रोसेस। और अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस की। ये है कंटिन्यूअस बियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ये लगातार टूटने वाली और दोबारा बनने वाली सरफेस के लिए होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। और ये एरोजन है, सॉइल एरोजन होता है, कैसे डिपोजिशन होता है, जैसे कि उसमें फ्लड आ जाए अगर रिवर्स में तो उससे डिपोजिशन ऑफ सैंड्स हो सकता है नदियों के किनारे। माउंटेन्स क्या होती हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, आपको पता ही है। और इसी हिसाब से अपन लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। जैसे कि ये है कि फुल माउंटेन कैसे बनती है, तो इस साइड की प्लेट्स प्रेशर करेंगे और इस साइड की, और इन्हीं दोनों की वजह से जो क्रस्ट है वो ऊपर आ जाएगी, उसी को बोलेंगे फुल माउंटेन।
जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स कितने प्रकार की होती हैं, एक बात कर रहे हैं, 3 प्रकार की होती हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। एक जो ऐसे बनती है वो होती है फोल्ड माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन होती हैं जब पूरा एक एक ब्लॉक ऊपर नीचे हो जाता है, ये ब्लॉक नीचे हो गया, मान लीजिए ये ऊपर हो गया फिर ये नीचे हो गया, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। और जो वॉल्केनिक माउंटेन है वो तो सीधा आपको बताइए कि यहाँ से वॉल्केनो एरप्ट होती है और इसी को बोलते हैं वॉल्केनो माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रज रिलीफ एंड high conical peaks. The Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. जो अरावली रेंज वो बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया में है और ये सबसे पुरानी है फोल्ड माउंटेन्स। और अब तो अरावली हिल्स धीरे धीरे एरोड भी हो चुके हैं, ख़त्म भी हो चुकी है। ये फैक्ट और आ गया यहाँ पे। माउना किया हवाई जो पैसिफिक ओशियन में है, एक अंडर सी माउंटेन है और ये माउंटेन इतनी ऊंची है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। इसकी ऊंचाई है वो है 10,205 मीटर्स। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होती है, वो हमने बताया था ना कि एक ब्लॉक का ऊपर और नीचे हो जाना। आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। और फिर इसको जो ऊपर वाला होगा उसको बोलेंगे हॉर्स, और जो नीचे वाला होगा उसको बोलेंगे गर्बन। और रेहान वैली एंड दी बॉसेज माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हैं रेहान वैली और बॉसेजेस माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होती हैं, वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और माउंट फ्यूजियामा जापान में है। ये एग्जाम्पल्स हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के। ये है वॉल्केनिक माउंटेन्स, यहाँ पे से मैग्मा निकलेगा ऊपर और ये माउंटेन बनाता जाएगा, ये जमता जाएगा और ये ऊंचा होता जाएगा। अब प्लेट्यूज के बारे में बात करते हैं। तो प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू भी एक लैंड है जो कि ऊपर उठा हुआ है। बट हिल ऐसी हो सकती है स्टेप्ड, लेकिन प्लेट्यू एक कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट ऑफ एरियाज है। ये टेबल लैंड भी कहते हैं इसको, स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया से ऊपर होता है। और एग्जाम्पल की जो है अपना डेक्कन प्लेट्यू, ये सबसे पुराना प्लेट्यू है इंडिया में। और ये टाइबेट प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ ए हाइट ऑफ 4,000 मीटर्स to 6,000 मीटर्स एबव द मीन सी लेवल। जो यहाँ पे तिब्बत का प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई उसकी 4,000 से 6,000 मीटर है। और यहाँ पे बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। अब प्लेट्यूज हो गया प्लेन्स हैं वो क्या है, उसकी एक क्राइटेरिया है कि 200 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर 200 मीटर से जब ऊंचा हो जाएगा तो वो माना जाएगा प्लेट्यू, और 200 मीटर से जब नीचे रहेगा तो वो है प्लेन। और द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया आर द यंगटेज इन चाइना। ये प्लेन्स के एग्जाम्पल हैं, यंगटेज इन चाइना। जैसे प्लेन्स में खेती भी होती है, राइस की पैडी फार्मिंग हो रही है, ये शुगर केन भी है आगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड फॉर्म्स एंड द प्यूपल। लैंड फॉर्म्स क्या हैं और ये प्यूपल्स को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, प्यूपल्स इसको लैंड फॉर्म्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये तो परीक्षाओं में से एक क्वेश्चन आना इस टॉपिक से महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग आर प्रीरिक्विजिट्स। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है हेल्थी माइंड की, स्वस्थ मन की। और स्वस्थ मन कब होगा, जब स्वस्थ शरीर होगा। और स्वस्थ शरीर कब होगा, जब पूरा वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ होगा। तो स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए हमें ज़रूरत है साफ़ पानी, साफ़ हवा और साफ़ सफाई की हमारे चारों तरफ, और साफ़ भोजन की। तो स्वच्छ भारत मिशन वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसकी एम है कि आर्काइव करना सभी लोगों की ज़िंदगी का।
और ये कुछ इमेजेस हैं, इनको अरेंज करना था, एक एक्टिविटी थी तो आप कर लेना। और यहाँ पर इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज है। और ये अब हम बात करेंगे 7th चैप्टर की, जो है आवर कंट्री इंडिया के बारे में। अब इस पर बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया की पूरी जानकारी लेंगे इस चैप्टर से। तो इंडिया में क्या है, हिमालय है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, ये ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है। इंडिया का एरिया है, सॉरी गाइज, इंडिया का जो एरिया वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अब हम इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने के लिए। इसमें एनसीईआरटी में तो अप्रॉक्स दिए गए, बट जो एग्जैक्ट डाटा है वो है कि कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए 3214 मतलब कि 3214 किलोमीटर, और जो ईस्ट से वेस्ट है वो है 2933 मीटर। लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट वाली है वो पास करती है इंडिया से। और जो इसका एक्सटेंड है वो है 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। और जो इसकी ईस्ट वेस्ट में है वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे डू यू नो में एक और क्वेश्चन है कि डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रसिया। जो इससे पहले हमने टाइम जोन वाला लेसन पढ़ाया, उससे पता होना चाहिए कि रसिया में कितनी टाइम जोन्स हैं। तो मैं बता देता हूँ, रसिया में पूरी ऑल टोटल 14 टाइम जोन्स हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। 2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। ये कहाँ, ये इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में है। एज यू हैव लर्नड अब अर्लियर द लोकल टाइम चेंज बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब कि ईस्ट और वेस्ट में जो डिफरेंस है टाइम का, वो डिफरेंस 2 घंटे का है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ऐसी निकलती है। और यहाँ पे ये पाल्क स्टेट की बात करी थी, जो कि श्रीलंका और इंडिया को जोड़ती है। और जो नेबरिंग कंट्री हैं डू हैव एक्सेस टू एन ओशियन सी अक्रॉस इंडिया। आइलैंड श्रीलंका और मालदीव हैं जो कि हमसे जुड़े हैं वाटर से, मतलब डायरेक्ट लैंड कनेक्शन नहीं है उनके साथ। और हम बात करेंगे एल्यूवियल डिपोजिट्स। ये क्या होता है एल्यूवियल डिपोजिट्स? ये होता है फाइन सॉइल होती है, बहुत ही अच्छी और उर्वरकतापूर्ण मिट्टी होती है, जो कि पाई जाती है नदी किनारे, क्योंकि ये नदियों से ही लाई जाती है, नदियों के बेसन से बनती है। और जो ट्रिब्यूटरी हैं वो रिवर होती है, ट्रिब्यूटरी, जो कि एक किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होती है, उसे बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी। फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे तो जैसे कि नॉर्थन मोस्ट में है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री है, फिर मिडिल हिमालय है, हिमाचल है, और एक शिवालिक रेंज भी है। ऐसी ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा, तापी, ये नदियाँ हैं, वेस्टर्न घाट, सह्याद्रीज बॉर्डर है, ईस्टर्न घाट को कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। और ऐसे ही अब हम बात करेंगे कोरल्स की। कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स कुछ नहीं, स्केलेटन हैं एनिमल्स के, और उनका नाम होता है पॉलिपाइस। पॉलिपाइस नाम के जो एनिमल्स थे उनके स्केलेटन को हम बोलते हैं कोरल्स। कोरल्स ये बहुत सालों तक बने रहते हैं, पानी में बने रहते हैं, और इन्हीं से फॉर्म हो जाता है कोरल आइलैंड। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ बनाया है और कुछ लिखा है पानी के लिए, इन्वायरमेंट बचाने के लिए। जैसे कि डेंजर वाटर्स के बारे में लिखा है, अल्पना सिन्हा ने एक पोयम लिखी है, और ये वेदांत समान है, इन्होंने एक ड्राइंग बनाई है। और आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप है, निकोबार है, अंडमान है,
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक सुनामी आई थी अपने यहाँ पे 2004 में, 2004 की सुनामी। उसने कौन सी स्टेट्स को मेजरली अफेक्ट किया था? तो सुनामी कहाँ पे? सुनामी बनती है बे ऑफ बंगाल में, तो इसी साइड से आएंगी। तो बे ऑफ बंगाल साइड में जो अपने हैं स्टेट्स हैं या फिर जो आइलैंड हैं उन्हीं को इफेक्ट करेगी। तो उसमें है अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे पहले और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 3 जगह इसका ज़्यादा इफेक्ट था सुनामी का 2004 वाला। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म है और हम आ चुके हैं 8वें चैप्टर पर, और ये है इंडिया का क्लाइमेट और वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। मतलब कि जो भारत है उसमें कैसा भौगोलिक स्थिति है और उसमें जो वेजिटेशन है मतलब कि फल फूल होता है वो कैसा है, और उसमें जो वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव है वो क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो सीजन है इंडिया में वो होते हैं अपने 4 मेजरली। पहले तो आएगा कोल्ड सीजन, विंटर, जो चलेंगे दिसंबर से फरवरी तक विंटर सीजन। फिर आएगा हॉट वेदर सीजन मतलब कि समर सीजन, जो चलेगा मार्च से मई तक। फिर आएगा अपना मानसून सीजन जिसको बोलते हैं मतलब रेनी सीजन, ये चलेगा जून से सितंबर तक। फिर आएगा रिटरीटिंग मानसून सीजन मतलब मानसून लौट रहा है, ये कब लौटता है? ऑटम सीजन में, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अपने यहाँ पे तो गर्मियों में लू भी चलती है, लू होती है विंड जो कि चलती है गर्मियों में। और यहाँ पे ये है कि क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन होता था व्हाट वो था क्लाइमेट वर्सेस वेदर। क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है? क्लाइमेट एक एरिया का होता है, वो स्टडी किया जाता है बहुत सालों तक और वो एप्लीकेबल होता है बहुत सालों तक। फॉर एग्जांपल 20 to 10 ईयर्स तक, मतलब कि 10 कम से कम 10 साल 20 साल तो इनका होती है टेन्योर। वो जो वेदर होता है वो तो डे टू डे चेंज होता रहता है, आवरली चेंजिंग होता है वेदर। बस यही मेजर डिफरेंस है वेदर में और क्लाइमेट में। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इंडिया में ट्रॉपिकल है और रेन फॉरेस्ट है। क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इसी को कहते हैं। और इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो हैं महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और इसी को कहते हैं मतलब मानसून फॉरेस्ट। इसमें जो पेड़ होते हैं वो हैं साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम के पेड़ होते हैं। फिर आएगा थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ झक्कड़, ये ड्राई एरियाज में होता है। और इसमें जो पेड़ होते हैं वो हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर का पेड़ होता है इसमें। फिर माउंटेन वेजिटेशन, अब बात करेंगे माउंटेन पे क्या होता है सर्दियों में। तो यहाँ पे एक तो हाइट बहुत ऊंची थी 1500 मीटर से 2500 मीटर्स की माउंटेन। तो इस पर क्या हुआ? कॉन्फेरस ट्रीज, चियर, पाइन, देवदार, 3 प्रकार के पौधे होते हैं। अब बात करेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट की। मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, ये सैलाइन वाटर्स में अपने आप बन जाता है और ये सुंदरबन में पाया जाता है, मतलब सुंदरबन इसी के लिए फेमस है। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है। हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि वन महोत्सव हम लोग मनाते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ कैसी अच्छी है आप पढ़ते जाना। नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल क्या है। और ये जो एक लाइन है वो है एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। मतलब कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है वो है वाइल्ड लाइफ वीक करके, और जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आता है, पहले सप्ताह में अक्टूबर के। अब हम बात करेंगे माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड जो है पेनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्पेरी, लिटिल स्टिंक्ट माइग्रेट टू अवर कंट्री, और ये सब हमारी देश आती हैं सर्दियों के समय में एवरी ईयर। अब हम बात करेंगे सबसे छोटी जो बर्ड आती है वो है स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी लिटिल
स्टेंट वेटिंग बेजिंग एज लो एज 15 ग्राम, ये 15 ग्राम से भी छोटी होती है और 8000 किलोमीटर चल के इंडिया तक आती है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हुआ है ख़त्म और हम आ गए हैं एंड ऑफ द बुक। और यहाँ पे बुक भी हो चुकी है हमारी ख़त्म। और यहाँ पे जो स्टेट्स कैपिटल यूनियन टेरिटरी जो कैपिटल्स हैं इसको आप नहीं देखना है, इसको देखना आप न्यू मैप से जो भी हो नया अभी का 24 का। और ये तो मैप है 2018 और 19 की बुक है, तो वही समझ लो कि वही जभी से ये अपडेटेड नहीं हुई है। और इसी के साथ हमारी क्लास 6 की जो सोशल साइंस थी वो ख़त्म हो जाती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी आ रही होगी। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।